हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट या मनोविज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और आप लोग को देख पा रहे होंगे कि अब जल्द ही यूपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है और इसी महीने के मार्च के लास्ट महीने तक आपका यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा और जल्द ही फार्म भरा जाएगा। तो दोस्तों आप लोग पढ़ाई करिए, जल्दी यूपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न, जो कि बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न इसमें लेके आए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। हम लोग करते हैं, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी का विकास डैश डैश द्वारा किया गया था। साइमंड द्वारा, होल्टजमैन द्वारा, मुरे द्वारा, बेलक द्वारा। तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी का विकास किसके द्वारा किया गया था, आपको यह बताना है। तो आप इसको जरूर बताइए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन हम लोग का सही होगा, तो इसमें आप लोग का ऑप्शन हमारा जो सही होगा सी ऑप्शन सही होगा। मुरे ने टीएटी परीक्षण दिया है, जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण हिंदी में कहलाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा। तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है, आपको यह बताना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान बाल केंद्रित शिक्षा है, ठीक ना। यह बाल केंद्रित शिक्षा है, ऑप्शन हमारा इसमें डी से होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, वैयक्तिकता का सिद्धांत। तो इसमें से कौन सा नहीं है, आपको यह बताना है। वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लोग इसको बताइए। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा बी ऑप्शन सही होगा। वर्गीकरण का सिद्धांत या वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, ऑप्शन हमारा इसमें बी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण, पृथक्करण। तो संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है, प्रथम सोपान क्या होता है संप्रत्यय निर्माण का, यह आपको बताना है। तो संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान कौन सा होता है, यह आपको बताना है। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही होगा यह होता है पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। पहला प्रथम सोपान जो होता है प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोग जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है। स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है। प्रत्याहान विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि, पुनः सीखना विधि। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है। स्मृति के मापन के लिए जो हमारा मानसिक क्षमता होती है उसको मापन के लिए नहीं किया जाता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा यह जो हमारा सही होगा ऑप्शन बी सही होगा, तार्किक विधि, ठीक ना। यह जो किया जाता है यह विधि है, यह तार्किक विधि स्मृति का मापन के लिए नहीं किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वह अवस्था जो कि माता के 21 में गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है। 21 में गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है, क्या कहलाती है। डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, विल्सन सिंड्रोम। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जो 21वें गुणसूत्र के
अलग ना हो पाने के कारण होती है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा, यह ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन सही होगा, डाउन सिंड्रोम, ठीक ना। यह डाउन सिंड्रोम है जो कि 21वें गुणसूत्र के जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण यह डाउन सिंड्रोम होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा यह आपको बताना है। बाह्य नैतिकता कारकों द्वारा निर्धारित नहीं है तो आपको यह बताना है। यह जो ऑप्शन हमारा सही होगा ए ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। पूर्व पारंपरिक अवस्था, पूर्व पारंपरिक अवस्था ऑप्शन इसमें हमारा ए सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? कौन सा है आपको बताना। इसमें से ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? सही क्रम आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा आप बताइए। दोस्तों इसमें जो हमारा सही क्रम होता है, इसमें होता है हमारा पहले अंडाणु होता है, फिर शुक्राणु, फिर युग्मनज, फिर ब्लास्टोसिस्ट। ये ऑप्शन हमारा सही होगा, जिसमें डी ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। इसमें हमारा अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट, ये हमारा जो ऑप्शन सही है डी वाला, यही सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण डैश डैश द्वारा किया गया? क्रेचमर द्वारा, युंग द्वारा, सेल्डर द्वारा, स्प्रेंजर द्वारा। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया यह आपको बताना है। इसमें से किसके द्वारा किया गया? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी का वर्गीकरण। इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा बी ऑप्शन सही होगा, युंग द्वारा यह व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया। ऑप्शन हमारा बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। अवधान के आंतरिक अवस्था व्यक्तित्वनिष्ठ निर्धारक है। अवधान के आंतरिक अवस्था व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है। क्या है? रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, उद्दीपक, वस्तु, प्रवृत्ति, प्रकाश, ध्वनि, गंध, पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन। तो अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है। कौन सा है यह आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा तो आपको बता दें, यह ऑप्शन जो हमारा सही होगा इसमें ए ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, ठीक ना, यही ऑप्शन हमारा सही होगा ए वाला। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्यवहारवादी डैश डैश ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। व्यवहारवादी किसने कहा है? फ्रीमैन ने कहा, न्यूमैन ने कहा है, वाटसन ने कहा, होलजिंगर ने कहा है। यह परिभाषा है, ठीक ना। व्यवहारवादी जो मनोवैज्ञानिक है यह कौन है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह जो हमारा इसमें ऑप्शन सही होगा, किसने कहा है? तो यह वाटसन ने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा, वाटसन द्वारा यह कहा गया है और यह व्यवहारवादी भी है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। नामित, क्रम, सूचक, अंतराल, अनुपात। वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा? तो यह जो परम शून्य की बात होती है तो यह होता है हमारा इसमें डी ऑप्शन सही होगा। अनुपात मापनी में
ऑप्शन हमारा डी सही होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण डैश डैश में होता है। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण डैश डैश में होता है। इदम, अहम, पराहम, परिस्थितियों। यह कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा? यह फ्रायड द्वारा दिया गया है, इदम, अहम, पराहम। ठीक ना, यह जरूर याद रखिएगा। यह मूल्यों का आंतरिकीकरण करता है। तो इसमें से जो मूल्यों का आंतरिकीकरण करता है तो इसमें हमारा जो है परारम, जिसे सुपर ईगो कहा जाता है। ठीक ना, इसमें सुपर ईगो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। सांख्यिकी में वह रेखा जिसमें आवृत्तियों को स्तंभ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। स्तंभाकृत आवृत्ति बहुभुज, संचयी आवृत्ति रेखा चित्र। तो सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। तो इसमें से क्या कहलाता है यह आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा आप जरूर बताइए इसमें। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा, स्तंभाकृत। ठीक ना, स्तंभाकृत जो आकृति है यह सांख्यिकी में वह रेखा चित्र और जिसमें आवृत्ति के स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसमें बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक ना, जो कि विकास की अवस्था में बुद्धि का विकास अधिकतम होता है हमारा किशोरावस्था में होता है। ठीक ना, यह किशोरावस्था में होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर, ध्यान पर। तो शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर, ध्यान पे। तो शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर, ध्यान पे। तो किस पे होता है? शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, यह मूल प्रवृत्ति पर होता है। ठीक ना, मूल प्रवृत्ति पर होता है। ऑप्शन इसमें हमारा ए सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे? आपको बताना। शिक्षण विधि बदल दे, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग में लाकर पाठ को रुचि बनाए, कक्षा से चला जाए, कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ करे। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें आपको बताना है। तो इसमें से आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? ठीक ना, तो इसमें आप लोग बताइए। इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा यह जो होगा शिक्षण विधि को बदल दे। ठीक ना, शिक्षण विधि बदल दे जिसमें बच्चा रुचि नहीं ले रहा है। ठीक ना, वह शिक्षण विधि को अपनी विधि को बदल के अलग विधि से उसको बच्चे को पढ़ाया जाए। ठीक ना, यह होता है ऑप्शन हमारा ये सही है। चलिए आगे चलते हैं। 18 क्वेश्चन नंबर। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैली को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। कौन सा ऑप्शन इसमें से हमारा सही होगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा आपको यह बताना है। तो आप बताइए। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता
किस में कहलाता है यह आपको बताना है। इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा ए ऑप्शन सही होगा। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैली को प्रभावित रूप से संबोधित करने में, ठीक ना, ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए आगे चलते हैं। बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ उनके अनुभव एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, उन्हें खेलने का मौका मिले, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, कड़ा अनुशासन हो। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा आप बताइए। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन सही होगा, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जिस वातावरण में उन्हें अनुभव भावनाओं को उचित स्थान मिले। ऑप्शन इसमें जो हमारा सही होगा ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है। राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यार्थी लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है क्या? प्रगतिशील, वैश्विक प्रवृत्ति, परियोजनात्मक उपागम, लैंगिक पूर्वाग्रह। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? जो कि विद्यालय में लड़कियों को वरीयता दी जाती है, तो यह आपको साफ आंसर पता चल रहा है कि यहाँ लैंगिक पूर्वाग्रह का, ठीक ना, लैंगिक पूर्वाग्रह होगा। ऑप्शन इसमें हमारा डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही है क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।